नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 4 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला तो अरावली रेंज से संबंधित जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी की रिपोर्ट है उसे मान लिया है कि 100 मीटर से ऊंची हाइट वाले जो पहाड़ है वो अरावली रेंज का हिस्सा है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन इससे क्या बहुत ज्यादा नुकसान होगा वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया रशिया रिलेशंस। पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में रशिया हमारा बेस्टी है? बेस्टी मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बीएफएफ है, या फिर सिर्फ पुराने इमोशनल ईरा में हम जी रहे हैं? तो ये भी डिटेल से आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सी राजा मोहन का है। और आज देखो दो ही आर्टिकल हम डिस्कस कर पाएंगे। आज मैं थोड़ा बाहर हूं, अमृतसर। और एक चीज बल्कि आपको बोलना भी चाहता हूं, कई बार जैसे दूसरे सेंटर्स पे मैं जाता हूं ना, नीचे कमेंट आता है कि सर हमारे सिटी में जब आओ तो बताना। तो अमृतसर से जो स्टूडेंट्स हैं आज मिलते हैं, अगर आप अमृतसर में हो तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया रशिया रिलेशंस से संबंधित है। कंटेक्स्ट देखो ये है, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ना 4 सालों के बाद इंडिया की यात्रा पर आ रहे हैं। तो ये जो विजिट है ना, ये देखो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ना एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, ऐसा सी राजा मोहन बोलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो इस आर्टिकल में ना हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले, क्या रशिया सच में हमारा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं? और इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे, देखो रशिया और इंडिया के बीच में डिफेंस रिलेशंस तो अच्छे हैं, लेकिन जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमी का मतलब सिर्फ डिफेंस नहीं होता। डिफेंस के आगे भी दुनिया है, ऐसा राइटर बोलते हैं। फिर हम चाइना फैक्टर भी डिस्कस करेंगे इंडिया रशिया रिलेशंस में। और लास्ट में इंडिया को अपनी पॉलिसी कैसे डिफाइन करनी चाहिए रशिया के संदर्भ में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइटर के सजेशंस क्या हैं। सबसे पहले BFF मिथ, मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर मिथ। हम देखो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि रशिया जो है इंडिया का सबसे पुराना दोस्त है। सबके जहन में 1971 का वार याद होता है। उससे पहले हमारी यूएसएसआर के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, और उस ट्रीटी ने रोल प्ले किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट युद्ध जीतने में। लेकिन देखो सी राजा मोहन बोलते हैं आज की दुनिया अलग है। देखो आजकल हमारा रिलेशनशिप ना रशिया के साथ में एक रिचुअल बन गया है, मतलब एक बस रस्म अदायगी वाला रिलेशन रह गया है। हम रशिया के साथ सिर्फ रस्म निभाते हैं। आप प्रॉब्लम देखिए, इंडिया रशिया के बीच में जो रिश्ता है ना, वो सरकार से सरकार तक का रिश्ता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिश्ता है। लेकिन आप इंडिया का प्राइवेट सेक्टर देखिए, जैसे टाटा, अंबानी, अदानी, ये जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो रशिया में हार्डली मौजूद हैं। हार्डली इनकी प्रेजेंस है रशिया के अंदर। और रशिया के जो नए एलीट्स हैं ना, नए अमीर लोग हैं, या फिर वहां के यूथ हैं आज के समय में, उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। वो देखो या तो वेस्ट की तरफ देखते हैं, यूरोप की तरफ, या फिर वो चाइना की तरफ देखते हैं। और जो आज के समय में इंडिया रशिया के बीच में थोड़ा बहुत अच्छा रिलेशन है ना, राइटर के अनुसार वो देखो मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री की वजह से है। मोदी और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री अच्छी है, इस वजह से इंडिया रशिया जो रिलेशंस हैं वो आज अच्छे हैं। अदरवाइज वो वाली फीलिंग नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। समझ रहे हो? मतलब पुतिन की कमिटमेंट दिखती है इंडिया से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने में, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो ये जो रिश्ता है वो कमजोर हो चुका है। और राइटर एक बात बोलते हैं, देखो आईआर में ना, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में इमोशन नहीं काम करता, इंटरेस्ट काम करता है। और सेंटिमेंट इज द एनिमी ऑफ स्ट्रेटेजी। सेंटिमेंट से आप अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। सेंटिमेंट से अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो नुकसान कर बैठोगे। इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। अब ना मैं आपको ना एक शॉकिंग डेटा देता हूं। देखो इंडिया रशिया से ना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करता है। अब तो पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि S-500 को लेके भी डील साइन होगी। हम रशिया से सुखोई 57 जेट खरीदते हैं। हम कुडनकुलम, जो एक जगह है ना कुडनकुलम, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं रशिया की मदद से। डिस्काउंटेड ऑयल हम रशिया से परचेज कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे क्या? बस इतना ही।
आपको एक चीज पता है कि इंडिया रशिया को कितना एक्सपोर्ट करता है? सिर्फ $5 बिलियन का जो माल है इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट करता है। जबकि हमारा पड़ोसी देश है ना बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश को जानते हो कितना एक्सपोर्ट करता है? $11 बिलियन का जो माल है हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं। तो वैल्यू आप समझ जाइए, बांग्लादेश की वैल्यू 2 गुना से ज्यादा है एज कंपेरिजन टू रशिया, अगर एक्सपोर्ट की हम बात करें। रशिया देखो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हमारा जो ट्रेड है रशिया के साथ में कितना? सिर्फ पीनट्स के समान। देखो, सिर्फ डिफेंस खरीदने से रिश्ता स्ट्रेटेजिक नहीं बनता। आवश्यकता क्या है? कॉमर्शियल रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, साइंटिफिक पार्टनरशिप मजबूत होनी चाहिए। तो सी राजा मोहन ये बोलते हैं, देखो इकोनॉमिक फाउंडेशन के बिना ना, जो बार बार ये बात बोली जाती है ना, मल्टीपोलैरिटी, ये सिर्फ एक रिटोरिक लगता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और देखो पुतिन जो है ना, ऐसे वक्त आ रहे हैं इंडिया की यात्रा पर जब देखो यूक्रेन में पीस इस्टैब्लिश करने को लेके ना एफर्ट्स तेज हो गए हैं। क्योंकि देखो 4 साल हो गए यूक्रेन में वार स्टार्ट हुए, 4 साल हो गए। वेस्ट को समझ में आ चुका है कि रशिया को देखो बॉर्डर पर हराना आसान नहीं है, इसलिए वेस्ट जो है अब रशिया से डील करने को तैयार है यूक्रेन में शांति स्टैब्लिश करने के लिए। इवन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, पहले वो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि जस्ट पीस आनी चाहिए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन अब वो भी ठंडे पड़ चुके हैं। वो भी अब डिग्निफाइड पीस की बात कर रहे हैं, मतलब कम से कम ऐसी पीस आ जाए कि हमारी डिग्निटी बची रहे, हमारी इज्जत बची रहे। मतलब अब वो भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, रशिया से डील करने को तैयार हैं। और रशिया भी देखो वेस्ट से ना हमेशा नहीं लड़ना चाहता। रशिया को भी 2-3 चीजें चाहिए, जैसे उसे G8 में जगह चाहिए। पहले G8 से रशिया को निकाल दिया गया था, लेकिन अब रशिया चाहता है हमें ना G8 में फिर से जगह मिले। रशिया को चाहिए कि यूरोप में सिक्योरिटी ऑर्डर में उसका से होना चाहिए, मतलब उसकी बात सुनी जानी चाहिए यूरोप के सिक्योरिटी इश्यूज में, यह रशिया चाहता है। और यहां पे देखो डोनाल्ड ट्रंप का रोल भी बहुत बड़ा है। ट्रंप के जो एनवॉयज हैं, ट्रंप के जो दूत हैं, जैसे स्टीव विटकोफ और उनके सन इन लॉ कुशनर, वो मॉस्को में है अभी फिलहाल रशिया से डील करने के लिए, ताकि यूक्रेन वार को खत्म किया जा सके। और यहां पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। बाइडेन और ट्रंप की अप्रोच में ना काफी फर्क है। ट्रंप से पहले जो बाइडेन राष्ट्रपति थे ना यूएस के, बाइडेन ने बोला कि इंडिया रशिया से तेल परचेज करे। बाइडेन ने कभी यह नहीं बोला कि इंडिया रशिया से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दे। लेकिन ट्रंप ने आते ही इंडिया पर ना 25% टैरिफ लगा दिया, रीजन कि इंडिया रशिया से तेल परचेज कर रहा है। लेकिन देखो ट्रंप जो है वो एंटी रशिया नहीं है। ट्रंप जो है वो एंटी रशिया नहीं है। राइटर बोलते हैं ट्रंप जो है वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में बल्कि अभी तक के सबसे ज्यादा प्रो रशियन प्रेसिडेंट हैं। तो जब ट्रंप इतने ज्यादा प्रो रशियन प्रेसिडेंट हैं, तो वो इंडिया के ऊपर टैरिफ क्यों लगा रहे हैं रशिया से ट्रेड करने पर? तो इसका जवाब राइटर देते हैं, देखो ट्रंप है बिजनेसमैन। ट्रंप क्या है? ट्रंप है बिजनेसमैन। वो चाहते हैं कि रशिया के रिसोर्सेज का हम फायदा उठाएं, इंडिया ना फायदा उठाए। वो रशिया के रिसोर्सेज पर ज्यादा एक्सेस चाहते हैं, तभी वो इंडिया को पेनलाइज कर रहे हैं, समझे? और देखो आज के समय में ना यूरोप भी डर रहा है। यूरोप के ना अभी 2 मेजर डर हैं। पहला डर यूरोप का यह है कि रशिया हमारे ऊपर ना हमला ना कर दे। पहला डर यह है यूरोप का कि रशिया हमारे ऊपर हमला ना कर दे। और दूसरा डर यूरोप का यह है कि ट्रंप उन्हें अकेला ना छोड़ दे रशिया से डील करने के लिए। मतलब ऐसा ना हो कि खुद तो अमेरिका रशिया से अपने फायदे की डील कर दे और हमें अकेला छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यूरोप के ना 2 मेन डर हैं। यूरोप भी चाहता है कि पीस हो, लेकिन यूरोप ये नहीं चाहता कि ऐसी पीस आए जो पुतिन और ट्रंप दोनों मिलकर हम पे थोप दें। यूरोप कहता है कि जो यूक्रेन में पीस आए ना, उसमें हमारा भी से होना चाहिए, हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए, समझ रहे हो?
मतलब पीस हमारे ऊपर ना थोपी ना जाए, ये यूरोप के डर हैं। फिर देखो यहां पे इंडिया का क्या एंगल है। इंडिया का एंगल देखो ये है कि ना जब ना यूक्रेन वार चल रहा है ना, इसकी वजह से ना इंडिया यूएस और रशिया के बीच में ना बैलेंस नहीं कर पाता। रशिया बोलता है या तो देखो आप रशिया के पास जाओ या हमारे पास आओ। इंडिया को बैलेंस करने में दिक्कत आती है। लेकिन इन दोनों की ही दोस्ती हो गई तो फिर यूएस हमें नहीं बोलेगा कि रशिया से आप तेल परचेज करना बंद करो, रशिया से डिफेंस सिस्टम परचेज करना बंद करो। फिर यूएस हमें नहीं बोलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में अगर दोस्ती हो जाती है तो। और देखो एक चीज ये भी हुई है, यूक्रेन वार के कारण ना रशिया जो है वो चाइना की गोद में जाके बैठ गया है और चाइना हमारा दुश्मन है। ये सिचुएशन पूरी तरह से हमारे खिलाफ है, रशिया और चाइना का नेक्सस। लेकिन मान लीजिए यूक्रेन वार में पीस आ जाती है तो ये जो रशिया चाइना का जो नेक्सस है वो कमजोर होगा और हमारा जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है ना बढ़ेगा। तो लास्ट में ना सी राजा मोहन कंक्लूड करते हैं, देखो हमें ना रशिया से, अब पुतिन चूंकि आ रहे हैं 4 सालों के बाद में इंडिया की यात्रा पर। 2000 में जब पुतिन आए थे ना तो उस समय हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। अब 25 साल बाद, मतलब यूं नहीं कि एक बार फिर से आ रहे हैं, 25 सालों में वो कई बार आए हैं, लेकिन राइटर बस ऐसे बोल देते हैं कि 2000 में आए थे तो उस समय अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया था। अब 2025 में पुतिन आए हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। हमें रशिया से सिर्फ हथियार नहीं परचेज करने, हमें रशिया को सामान भी बेचना है। अगर कल को देखो पीस आती है तो यूक्रेन और रशिया दोनों में कंस्ट्रक्शन होगा, भारी कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि युद्ध की वजह से बहुत तबाही हुई है। तो इंडिया को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने होंगे, तो इस सिलसिले में हमें पुतिन से कमिटमेंट चाहिए। फिर नेक्स्ट, डिफेंस और न्यूक्लियर रिएक्टर से आगे बढ़कर हमें देखो टेक्नोलॉजी और साइंस के दूसरे एरियाज में रशिया के साथ में पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट, इंडिया को देखो यूएस, यूरोप और रशिया तीनों के साथ में रिश्ते मजबूत रखने होंगे। 2022 में यह इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन आज ये मुमकिन है। तो लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो पुतिन की ये जो विजिट है ना इंडिया में, ये पुरानी दोस्ती निभाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के पास में एक मौका है कोर्स करेक्शन का, मतलब अपनी पॉलिसी को चेंज करने का। हमें रशिया चाहिए, पर देखो एक कमजोर और चाइना डिपेंडेंट रशिया हमें नहीं चाहिए। हमें एक इंडिपेंडेंट रशिया चाहिए जो यूरोप और अमेरिका से बात करता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बैटल फॉर अरावलीज। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये दिल्ली एनसीआर के सर्वाइवल से भी जुड़ा है। आप एक बात बताओ, दिल्ली एनसीआर में इतना ज्यादा पोल्यूशन क्यों है? आप बोलोगे सर गाड़ियों से धुआं निकलता है और स्टबल बर्निंग। बिल्कुल सही, देखो ये तो रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन दिल्ली एनसीआर में इतने ज्यादा पोल्यूशन का ये भी है कि हमने ना अपनी शील्ड को तोड़ दिया है। हमारा जो कवच है वो हमने तोड़ दिया है, और वो शील्ड है अरावली रेंज। तो इस आर्टिकल में ना हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कंटेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री, कोर इशू क्या है, साइंटिफिक डिबेट, क्रिटिकल एनालिसिस, सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले ना इस पूरे आर्टिकल का जो कंटेक्स्ट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी ना हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी द्वारा दी गई अरावली हिल्स और अरावली रेंज की डेफिनेशन को ना एक्सेप्ट कर लिया है। अरावली हिल्स, कौन कौन सी हिल्स अरावली हिल्स में आएंगी और अरावली रेंज क्या है, तो इसके लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिकमेंडेशन को, उस कमेटी की डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब कंफ्यूजन खत्म हो गया है कि कौन सा एरिया अरावली माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा। अरावली हिल्स अब कौन सी हिल्स कहलाएंगी? देखो कोई भी ऐसी जमीन जो अपने आसपास के लोकल एरिया से 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा ऊंची होगी तो वो अरावली हिल्स कहलाएगी। और अगर देखो 2 या फिर उससे ज्यादा हिल्स एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं तो वो रेंज कहलाएगी, वो अरावली रेंज कहलाएगी। फिर से बोलता हूं, जल्दी से बोलता हूं, देखो कोई भी ऐसी जमीन जो अपने आसपास के लोकल एरिया से 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा ऊंची है ना, वो अरावली हिल कहलाएगी। और अगर 2 या उससे ज्यादा हिल्स एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में है तो वो रेंज कहलाएंगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला
कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नए जो माइनिंग लीजेस है ना, उन पर हम रोक लगा रहे हैं। और ये बैन देखो तब तक रहेगा जब तक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग यानी MPSM, ये क्या है? मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, ये जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में ना नई जो माइनिंग लीजेस हैं वो नहीं दी जा सकती। मतलब अभी कोई नई खदान खोलने की परमिशन नहीं होगी। और देखो, जो एरियाज इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं या कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, वहां पे माइनिंग पूरी तरह से प्रोहिबिटेड रहेगी, वहां पे बैन रहेगी। माइनिंग सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही वहां पे अलाउ होगी, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली। और जो माइनिंग एक्टिविटीज पहले से चल रही हैं अरावलीज में, मतलब वो जारी रह सकती हैं, लेकिन उन्हें कमेटी की रिकमेंडेशंस का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब सिस्टमैटिक ढंग से हम सब डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखो, हम ना बेसिक्स क्लियर करते हैं कि अरावलीज को ना सील्ड यानी कवच क्यों कहा जाता है। देखो, अरावलीज ना दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली आती है। आप ये देखो, ये है अरावली रेंज, गुजरात से शुरू होते हुए राजस्थान, हरियाणा एंड देन दिल्ली। अब आप ना अरावली रेंज को मानिए एक बड़ी सी दीवार, वाल। अरावली रेंज की जो ये दीवार है ना, इसके वेस्ट में क्या है? इसके वेस्ट में है थार डेजर्ट। क्या है? थार का मरुस्थल। और ईस्ट में क्या है? इस अरावली रेंज की ईस्ट में आता है दिल्ली NCR का रीजन, फर्टाइल लैंड्स हैं। अगर देखो ये अरावली रेंज नहीं होती, यानी अगर ये दीवार नहीं होती, तो थार डेजर्ट की जो रेत है ना, वो उड़कर दिल्ली तक आती। यहां पे जो ये डेजर्ट है ना, इसकी रेत उड़कर दिल्ली तक आती। और इसी चीज को हम बोलते हैं फिर डेजर्टिफिकेशन, मतलब दिल्ली तक फिर डेजर्टिफिकेशन हो जाता। तो ये अरावली के जो पहाड़ हैं, सिर्फ देखो पत्थर नहीं है, ये वाटर रिचार्ज जोन्स भी हैं, ये विंड बैरियर हैं जो डस्ट स्टॉर्म को दिल्ली तक आने से रोकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अरावलीज आखिरकार हैं क्या? क्या हर पहाड़ अरावली है? यह सरकार डिसाइड करेगी कौन सा पहाड़ अरावली है या फिर कौन सा नहीं है? कौन डिसाइड करेगा कि मतलब कौन सा पहाड़ अरावली रेंज में आता है और कौन सा पहाड़ अरावली रेंज में नहीं आता है? तो देखो, ये पूरी कहानी हम समझते हैं कि कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा पहाड़ अरावली रेंज का हिस्सा है और कौन सा पार्ट नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है 1991 से। उस वक्त ना फरीदाबाद में ना, दिल्ली के पास में एक शहर है हरियाणा में, फरीदाबाद, वहां पे ना माइनिंग बहुत ज्यादा पीक पर थी। बड़े बड़े बिल्डर्स पहाड़ों पर हिल होम्स बेच रहे थे, मतलब नेचर को बेचने की तैयारी थी उस समय। 1991 की ये बात है। फिर देखो 1992 में ना एक टर्निंग पॉइंट आता है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ना उस समय एक नोटिफिकेशन निकाला। उन्होंने गुड़गांव और अलवर में माइनिंग और कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, गुड़गांव और अलवर में माइनिंग पे बैन लगाया था, कंस्ट्रक्शन पे बैन लगाया था, लेकिन फरीदाबाद को छोड़ दिया, फरीदाबाद को एग्जेम्पशन दे दी। क्यों? क्योंकि देखो, फरीदाबाद की जो माइनिंग लॉबी थी ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन फिर एंट्री होती है 2002 में सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने देखो लगातार ऑर्डर दिए और माइनिंग वहां पे बैन कर दी। कोर्ट ने ये बोला, हमें देखो डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हमें पहाड़ बचाना है, सीधी सी बात है। लेकिन सरकार ने ना चोर दरवाजे ढूंढे। माइनिंग माफिया और बिल्डर्स ने ना 3 बहाने बनाए चोर दरवाजा ढूंढने के लिए, ताकि जो माइनिंग वगैरह है वो चलती रहे। तो ना क्या बहाने बनाए जो माइनिंग माफिया थे या फिर बिल्डर थे? उन्होंने 3 बहाने बनाए। सबसे पहला जो बहाना था वो ये था रेवेन्यू रिकॉर्ड से संबंधित, कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ना अरावली लिखा ही नहीं हुआ है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अरावली के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। तो मतलब पता कैसे लगेगा कौन सा पहाड़ अरावली का हिस्सा है, कौन सा नहीं है? दूसरा, हाइट का एक्सक्यूज दिया गया। जो पहाड़ 100 मीटर से छोटे हैं वो अरावली का पार्ट नहीं है। दूसरा बहाना माइनिंग माफिया और बिल्डर्स ने यह बनाया। तीसरा बहाना उन्होंने यह बनाया कि देखो, सिर्फ वही पहाड़ अरावली हैं
जो 500 मिलियन साल पुराने हैं, जो 500 मिलियन साल पुराने हैं ना, सिर्फ वही पहाड़ अरावली रेंज का हिस्सा हैं। लेकिन देखो, राइटर बोलते हैं ये तीनों के तीनों जो थे ना, वो एक प्रकार से टेक्निकल एक्सक्यूजेस थे ताकि माइनिंग जो है वो चलती रहे। और अब आते हैं आर्टिकल के मेन मुद्दे पे। ये सब हमने डिस्कस कर लिया, कहानी पूरी डिस्कस कर ली। 1991 में क्या हुआ, फरीदाबाद में माइनिंग पीक पर थी। फिर 1992 में एक टर्निंग पॉइंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने गुड़गांव और अलवर पे में तो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया था, फरीदाबाद को छोड़ दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है 2002 में। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला हमें पहाड़ बचाना है, लेकिन बिल्डर्स ने और माइनिंग माफिया ने 3 एक्सक्यूज दिए, टेक्निकल लूप होल्स दिए, मतलब टेक्निकल एक्सक्यूज दिए ताकि माइनिंग वहां पे चलती रहे। तो ये हमने पूरा बैकग्राउंड समझ लिया। अब आते हैं आर्टिकल के मेन मुद्दे पे। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला था कि ना आप अरावलीज की ना एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाओ, एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाओ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो, कौन सा पहाड़ अरावली का पार्ट है, कौन सा पार्ट नहीं है। तो यहां पे ना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने ना एक प्रपोजल दिया, एक रिपोर्ट सबमिट की, और यहीं पे सबसे बड़ा विवाद पैदा होता है। उस रिपोर्ट में यह बोला गया, यानी सरकार यह कहती है हम सिर्फ उन्हीं पहाड़ों को अरावली रेंज का हिस्सा मानेंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से ऊंची है। और मान लो अगर किसी पहाड़ की हाइट 99 मीटर है, 100 मीटर से 1 मीटर भी कम है, तो सरकार कहेगी यह पहाड़ अरावली रेंज का हिस्सा नहीं है, आप वहां पे चाहे माइनिंग करो, मॉल बनाओ, तोड़ दो, सोसाइटी काटो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो राइटर कहते हैं मैंने ना मैप्स और गूगल अर्थ से स्टडी किया और रिजल्ट में मुझे ना काफी शॉकिंग चीजें पता लगी। अगर देखो ये 100 मीटर वाला रूल लागू हुआ तो हरियाणा का 90% अरावली हिल्स जो है वो गायब हो जाएंगे, उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा ही नहीं। राजस्थान में भी देखो 1 लाख जो छोटे पहाड़ है ना वो प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगे। राजस्थान में ना 1 लाख छोटे पहाड़ ऐसे हैं जिनकी हाइट तो 20 मीटर से कम है, और हरियाणा में 90% जो पहाड़ है वो अरावली हिल्स का हिस्सा नहीं रहेंगे, मतलब जिनको अभी प्रोटेक्शन प्राप्त है उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 100 मीटर वाली अगर डेफिनेशन लागू हुई तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो इस प्रकार से देखो हमने ना सरकार का व्यू तो जान लिया, अब थोड़ा साइंटिफिक डिबेट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पहले यह कह चुका है कि हाइट क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए, स्लोप क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे ये जमीन है ना, तो पहाड़ का स्लोप कितना है, अगर देखो 3 डिग्री से ज्यादा स्लोप है ना तो वो पहाड़ माना जाना चाहिए, क्योंकि नेचर हाइट नहीं देखती। इवन छोटा पहाड़ भी बायोडाइवर्सिटी होल्ड करता है, छोटा पहाड़ भी पानी रोकता है। लेकिन सरकार ने ना कोर्ट में इस तर्क को नकार दिया। सरकार कहती है कि अगर 3 डिग्री अगर हम क्राइटेरिया मानेंगे कि 3 डिग्री से ज्यादा वाला पहाड़ है तो अरावलीज को ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे नुकसान होगा, डेवलपमेंट में नुकसान होगा, क्योंकि खामखा बहुत सारा एरिया आ जाएगा जिसपे हम डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे। और लेकिन देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ साफ ये कहा कि 100 मीटर वाला क्राइटेरिया, कि 100 मीटर से हाइट वाले अरावलीज रेंज में पहाड़, उससे कम वाले नहीं, अगर यह मान लिया गया तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा अरावलीज का। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि नुकसान आखिरकार होगा क्या। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। कैसे अगर मान लो ये 100 मीटर वाला क्राइटेरिया मान लिया गया तो कैसे ये जो सील्ड है ये टूट जाएगी, ये कवच जो है वो टूट जाएगा। देखो, अरावलीज जो है ना वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, दीवार जो है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अगर आप छोटे पहाड़ों को तोड़ दोगे तो बीच में गैप्स आ जाएंगे। अभी क्या हमने डिस्कस किया, अब हमने डिस्कस किया कि ये कंप्लीट दीवार है अरावलीज की। मान लो बीच बीच में आपने छोटे पहाड़ों को तोड़ दिया तो फिर बीच में गैप्स बन जाएंगे, और इन गैप से राजस्थान की जो धूल है सीधा एनसीआर में आएगी, और इससे ना दिल्ली एनसीआर रीजन में ना PM 2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10 जो है वो बढ़ेगा। ऑलरेडी देखो दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बन चुका है सर्दियों में खास करके। ये सिचुएशन अगर ये लागू हो गया जो सरकार ने बोला है तो ये तो इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा। एक तरफ देखो सरकार ना अरावलीज ग्रीन वाल प्रोजेक्ट की बात करती है, जैसे अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वाल है ना, कि हाँ भाई पेड़ों की एक पूरी स्ट्रिप लगाई जाए, ऐसे ग्रीन वाल
सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रपोज किया है, और दूसरी तरफ वो डेफिनेशन चेंज करके ऑलरेडी जो पहाड़ों की दीवार है उसको तोड़ने की परमिशन दे रही है। ये तो लिप सर्विस हो गया ना, आप बोल कुछ रहे हो कर कुछ अलग रहे हो। और फिर ना राइटर एक बात बोलते हैं, मैं आपको पहले स्लाइड दिखाता हूं। राइटर एक बात बोलते हैं यहां पे देखो, गैर मुमकिन पहाड़। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ना एक टर्म होता है गैर मुमकिन पहाड़। इसका मतलब यह है कि ऐसी जमीन जो खेती के लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि वहां पे पहाड़ है। अब 1992 की नोटिफिकेशन और 2017 की एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ना ऐसे गैर मुमकिन पहाड़ों को ना अरावलीज माना है। अब सरकार इसे इग्नोर कर रही है। समझ रहे हो? मतलब राइटर ना उस आर्ग्यूमेंट का जवाब दे रहे हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अरावलीज के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन राइटर बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ना एक टर्म इस्तेमाल हुई है गैर मुमकिन पहाड़। अब गैर मुमकिन पहाड़ को ना 1992 की नोटिफिकेशन में और 2017 के नेशनल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इसे अरावलीज माना है, लेकिन अब सरकार बोल रही है कि नहीं, ये गैर मुमकिन पहाड़ जो है वो अरावलीज नहीं है। तो राइटर ना फिर यहां पे एक टर्म यूज करते हैं रेगुलेटरी कैप्चर। आप इसे नोट कर लो। जब देखो एक रेगुलेटरी बॉडी, इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, जिसका काम है एनवायरमेंट बचाना, वो इंडस्ट्री के फायदे के लिए काम करने लगे तो इसे बोलते हैं रेगुलेटरी कैप्चर। मतलब राइटर सीधा सीधा साफ साफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के इंटेंशन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने देखो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की साइंटिफिक रिपोर्ट को साइडलाइन कर दिया कि हाँ भाई 3 डिग्री से ज्यादा जिसका स्लोप है वो पहाड़ है, और वो एक मनमानी आर्बिट्ररी लाइन खींच रहे हैं कि 100 मीटर से ज्यादा वाला पहाड़ अरावली का हिस्सा और 100 मीटर से कम हाइट वाला पहाड़ अरावली का हिस्सा नहीं है। तो ये तो देखो एकेडमिक इंडिपेंडेंस का मजाक है। आप एक्सपर्ट की बात नहीं मान रहे हो, आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात नहीं मान रहे हो, बस अपनी मर्जी से 100 मीटर वाली जो डेफिनेशन है वो प्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट में। तो ये रेगुलेटरी कैप्चर है, रेगुलेटरी बॉडी ही फेल हो गई है। वे फॉरवर्ड में राइटर ये बोलते हैं देखो नेचर को ना हाइट से डिफाइन मत करो, स्लोप और वेजिटेशन देखो। अरावलीज अगर तबाह होती हैं तो दिल्ली का पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को ना ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, साइंटिफिक बॉडीज की सुननी पड़ेगी। गांधी ने एक बात बोली थी, यहां पे कोर्ट का भी जिक्र किया जा सकता है कि अर्थ हमें देखो इनफ प्रोवाइड करता है ताकि मैन की जो नीड्स हैं, मैन की क्यों, सबकी, वुमेन की, इंसानों की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें। लेकिन नेचर देखो इतना नहीं प्रोवाइड कर सकता कि हर एक इंसान की जो लालच है वो पूरा हो। लालच की कोई सीमा नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।